नाजरीन, डॉक्टर सकीना सादिक, सीनियर मेडिकल ऑफिसर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, उनका इंटरव्यू करने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की हॉस्पिटल में पहुंचे। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से। डॉक्टर साहिबा, अब हम गैलरी का विजिट करना चाह रहे हैं, तो इस साइट पे कौन कौन से सेंटर्स मौजूद हैं ताकि हम विजिट कर सकें? जी, इस साइट पे हमारा एक तो हेपेटाइटिस फ्री क्लिनिक है और इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, और मजीद हमारे पास जो है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के जो है एक एनेबलिंग सेंटर, उनको मतलब स्पेस दी हुई है, वो लोग हैं, और एक डायबिटिक क्लिनिक भी है जो इस तरफ से मतलब हॉस्पिटल के इनिशिएटिव में आ रहा है। कोविड-19 में जो सेंटर था वो यहीं पे था? जी जी, यहीं पे था। तो आइए विजिट करते हैं। चलो जी नाजरीन, हम वैक्सीनेशन काउंटर मेल की तरफ पहुंच चुके हैं, तो डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये हम कहाँ पे मौजूद हैं? काउंसलिंग काउंटर भी है और वैक्सीनेशन काउंटर मेल भी है, इस हवाले से बताइएगा। ये हेपेटाइटिस फ्री सेंटर है बेसिकली यहाँ पे, जो कि हमारे वाइस चांसलर इस मौजूदा दौर में उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया पंजाब गवर्नमेंट के साथ, और डीएचए भी इन्वॉल्व इन कोलैबोरेशन विद डीएचए, पंजाब गवर्नमेंट एंड इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। तो इसका एक इनिशिएटिव, जॉइंट इनिशिएटिव हुआ, जिसमें हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, उनके फिर इसके अलावा एम्प्लॉयज़, उनको भी एक वैक्सीनेशन का फराहम किया, मौका दिया गया। तो इस वक्त ऑलमोस्ट सारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आर वैक्सीनेटेड ऑलमोस्ट। तो ये हमारे जो है वैक्सीनेशन काउंटर्स है फॉर मेल एंड फीमेल्स, काउंसलिंग काउंटर्स है, स्क्रीनिंग काउंटर्स है, डिफरेंट काउंटर्स बनाए गए थे एक प्लान के तहत, जिसमें हमारे मेडिकल डिवीजन के हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उस्मान चीमा का भी बहुत सारा उसमें मतलब इनिशिएटिव उन्होंने भी लिया, और उसमें काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है मैडम, डायरेक्टोरेट ऑफ एनेबलिंग सेंटर के हवाले से हमें बताइएगा। जी जी, डायरेक्टोरेट ऑफ एनेबलिंग सेंटर का भी बेसिकली है कि मेंटल हेल्थ, हम जैसे कहते हैं हेल्थ इज फॉर ऑल, हेल्थ की डेफिनेशन के मेंटली, फिजिकली एंड सोशली वेल बीइंग, तो विदाउट मेंटल हेल्थ तो इनकम्प्लीट है। तो इसका भी इनिशिएटिव ऐसे ही वर्दी वाइस चांसलर की वजह से एक हमारे इधर ही मेडिकल डिवीजन के सेटअप में फिलहाल, हो सकता है आइंदा दौर में कहीं और भी इसकी डायरेक्टरेट एस्टैब्लिश हो जाए, जैसे कि हमारा डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन हेल्थ अब सेपरेट हो गया फ्रॉम मेडिकल डिवीजन, तो उसका भी एक अलग से बिल्डिंग सेपरेट हो रही है। फिलहाल ये एक जॉइंटली हम लोग सारे अभी यहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी एक हेल्थ का ही एक छोटा सा एक आप सोचे एक सेटअप है। यहाँ पे एक मेंटल हेल्थ के हवाले से सारे तो सबको सहूलत फराम हो रही है। ठीक मैडम, थैंक यू। यहाँ से देखें ऐसे वो करके, मैं क्या ऐसे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख सफीना सदीक साहिबा, डायरेक्टर वुमेन हेल्थ एंड मैटरनिटी होम द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में। आप कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप ज़ेब हॉस्पिटल आपका जो है सैटेलाइट ऑन बहावलपुर में है। आप 14 साल से क्लिनिक तजर्बात में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आपका बेसिकली ताल्लुक़ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से हैं। आज हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से बात करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मेरा जो तालीमी सिलसिला है, आई वाज बोर्न इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। up to the primary education level it was in the English medium school, वहाँ का जो श्रीनगर का स्कूल था, और then I started my education in the boarding school, one of the renowned school of India, जवाहर नवोदय विद्यालय,
वो एक चेन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड दोज टाइम्स वो थे 256 स्कूल्स एंड फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग वाज देयर। और उसके बाद जो अब का करंट है, जो मैंने कल ही बल्कि इसमें देखा कि कितने स्कूल्स हो गए हैं अब वो, एंड दैट हैज़ ऑलमोस्ट इंक्रीज अप टू 650 की स्कूल्स इन इंडिया। ठीक है ना। तो उनका जो वहाँ था, मेरा जो वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और सारी चीज़ें हुई, एंड माई ऑल क्रेडिट गोज दैट स्कूलिंग, कि जो भी आप जो आपकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग से आपको जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्ट ले लेते हैं, तो वो क्रेडिट सारी उसी को जाता है। तो ये इंडिया के बेहतरीन स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको कोई इतना एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। और इस तरह से मेरा उसके बाद मेरा अप टू द FSC लेवल जैसे आप लोग कहते हैं, तो मेरा इंटरमीडिएट वहाँ से गुजरा। तो उसके बाद देन आई मूव टू द बांग्लादेश फॉर द सार्क एक्सचेंज कल्चरल प्रोग्राम के तहत मेरा MBBS में एडमिशन हुआ इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राजशाही मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश। तो मेरी 5 years की जो ड्यूरेशन ऑफ द थी ग्रेजुएशन, दैट वाज इन द राजशाही मेडिकल कॉलेज, एंड आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड हियर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो सारी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है, हाउस जॉब हो गई, मेरी गायनी ऑप्स की जो ट्रेनिंग थी पोस्ट ग्रेजुएशन की, even I did my MPhil from the Islamic University of Bahawalpur, and I'm also pursuing as a career as a PhD scholar here in pharmacology। तो ये सारी के सारी एक मेरा जो एक ट्रायंगल बन गया एजुकेशन का, वो था इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल, मतलब सारी एक मेरा जो है सारा पूरा का पूरा एजुकेशन वाइज से तीनों जगहों से मेरा एक कंट्रीब्यूशन, और बहुत मैं इसको मेरी तरफ से एक पे करती हूँ कि इस हवाले से जो मेरा एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन है विल गो टू ऑल द 3 countries। ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा इसमें था एजुकेशन के हवाले से। तो बेसिकली तो मेरा श्रीनगर से ताल्लुक़ है, नो डाउट, लेकिन मैं बांग्लादेश को भी उतना ही वो दे दूँगी कंट्रीब्यूशन, इसी तरह से पाकिस्तान को, कि मेरी हर जगह से उतना ही एजुकेशन में वो हुआ, इजाफा हो गया। तो बस ये था मेरा एजुकेशन से। पाकिस्तान में कैसे आई, और दूसरा पूछूंगा आपसे कि डॉक्टर बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालदा साहिबा ने कहा कि आपने डॉक्टर बनना है? अच्छा, बेसिकली तो डॉक्टर बनने का शौक़ तो मेरे ख्याल से बाय तो जेनेटिकली नहीं आता, किसी के बच्चे में कहीं नहीं होता। क्योंकि मेरी मदर जो थी उनको बड़ा शौक़ था कि मैं एज अ बोर्डर में मेरा एडमिशन हो जाए। तो वहाँ पे वो बच्चों को देखती थी और उनको बड़ा अच्छा लगता था, बच्चे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में बच्चे जा रहे हैं और खेल रहे हैं, और अर्ली मॉर्निंग जैसे होती है PT होती है, तो वहाँ पे वो स्कूल होते थे। तो बस अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा पता चला कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कोलन कैंसर। तो उस वक्त में मैं आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड। तो एक वो लम्हा हो गया कि मतलब आप पूरी की पूरी फैमिली शैटर हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, एक फीमेल ही है जो रन करती है अपनी पूरी फैमिली को, वो एजुकेशन है, मॉरली है, एवरी सपोर्ट जो होता है सिस्टम, दैट इज़ द मदर इनिशियली। तो उस हवाले से मेरी मदर को बहुत, मुझे अभी भी वो याद है कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम सो मच पेन, कि रातों को नींद नहीं आना, और इस तरह से देखती थी मैं वो किस तरह से वो हम उनको करते थे। मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद हैं, अदरवाइज़ मेरे जो सिबलिंग्स हैं दे डोंट रिमेंबर, वो सबसे छोटे हैं ना। तो फिर उस वक्त से मुझे थोड़ा सा मेरे पापा ने कहा कि नहीं, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर। तो मेरी थोड़ी सी ना शुरू हो गई। तो उससे पहले कुछ ऐसा नहीं था। जो ही मैं बोर्डिंग में एंटर हो गई तो मुझे मेरे अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो गई, और मैं शायद डिटैच भी हो गई वो फैमिली से। वैसे वो होता है जैसे आपकी माँ की वफात हो जाती है तो लोग भी आपको थोड़ा सा वो करना शुरू हो जाता है, बेचारी माँ नहीं है, दिस एंड दैट। तो वो भी एक मेरे ख्याल से आपको बहुत इफेक्ट करता है मेंटल लेवल को। तो चूंकि मेरे पापा ने मुझे बोर्डिंग भेज दिया तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई वहाँ पे। तो मैं इन एवरी कॉर्नर, स्पोर्ट्स हो, आपकी कॉम्पिटिशन्स हो, आपकी पढ़ाई का लेवल हो, तो मैं हर एक में मैंने एक्सेल करना शुरू कर दिया, बकअप हो गई मैं वहाँ पे। तो ये था कि वहाँ से मेरा शौक़ हो गया कि मैं डॉक्टर बनना है जी। ठीक। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मेडिकल सेंटर तलबा तलबात के लिए क्या सहूलियात मुहैया कर रहा है? इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल सेंटर, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आई हैव बीन सर्विंग हियर एज अ मेडिकल ऑफिसर फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। तो जिसमें मेरा 12 ईयर्स एज अ मेडिकल ऑफिसर था, और नाउ फॉर द लास्ट 2 years आई एम सर्विंग एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, एंड पास्ट 1 year आई एम सर्विंग एज अ डायरेक्टर वुमेन हेल्थ एंड मैटरनिटी होम। क्योंकि तो मेडिकल सेंटर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोग यहाँ पे एज अ फ्री फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं।
और कोई भी इमरजेंसी हो थोड़ी सी तो वो उसको भी डील किया जाता है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है ना। उसके हवाले से अब हेपेटाइटिस को भी आपको बताएं, वो क्या कोविड लाइक वैक्सीनेशन सेंटर्स, और इसके अलावा भी छोटी छोटी और भी चीज़ें सहूलियात फराम होती हैं। तो लेकिन अब जो हमारा डायरेक्टरेट है, इसका जो मकसद है, जो वीसी साहब ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, ये सिंडिकेट के हो गया, मंजूरी हो गई इसकी, फिर एफएनपीसी से इसका अपना बजट हो गया कि एक वुमेन हेल्थ को प्रमोट करना है। तो वुमेन हेल्थ का इसलिए प्रमोशन थी कि मोर दैन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द आईयूबी इज फीमेल्स, whether they are the students, whether they are the faculty members, whether they are the female family of the मेल फैकल्टी मेंबर्स। तो इस वजह से इसको इनिशिएटिव लिया गया कि डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन हेल्थ को हमने ज़रूर एस्टैब्लिश करना है। इंशाल्लाह वी आर ऑन इट एंड वी आर गोइंग टू गिव द कंसल्टेशंस, वी आर गोइंग टू हैव गायनोकोलॉजिकल कंसल्टेशंस, रेडियोलॉजिकल कंसल्टेशंस, पीडियाट्रिक कंसल्टेशन जैसे बच्चों वाले हैं हमारे पास, तो ओवरऑल जनरल कंसल्टेशंस एज वेल। तो ये हमारा होगा कि डिफरेंट फ्रॉम दिस dispensary we are going to give the consultations। जी मैडम, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लीडरशिप को आप किस तरह देखती हैं? जो हमारे वर्दी वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, आई एम वेरी थैंकफुल टू और वर्दी वाइस चांसलर कि उनकी जो इनिशिएटिव्स है, उनकी जो लीडरशिप है, उनका जो विजन है, कि उसका कोई मैच नहीं है। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस द लीडरशिप जो उनकी है, कि मैं कौन से मेरे पास अल्फाज होंगे जो उनको मैं बयान कर सकूं कि उनका जो विजन है। यहाँ जिससे पहले यहाँ थे आप देखें स्ट्रेंथ के हवाले से ओनली 15,000 स्टूडेंट्स से, अब आप देखिए 4 टाइम्स वो इंक्रीज़ हो चुका है। इसी हवाले से आप फैकल्टी को देख ले, फैकल्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप रिसर्च को देख ले, रिसर्च कहाँ से कहाँ पहुँच गई, प्रोजेक्ट्स के हवाले से देख ले, ग्रीन कैंपस देख लें। सोसाइटीज़ का किसी को कंसेप्ट नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे लातादाद सोसाइटीज़ बन गई। एंड आई एम ऑल्सो द को-एडवाइज़र ऑफ द आईयूबी हेल्थ केयर सोसाइटी एज वेल, जिसके प्लेटफॉर्म से आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। मैंने उनमें भी बहुत सारी पार्टिसिपेशंस की हैं सोसाइटीज़ के हवाले से। तो ये कंसेप्ट एक आम बंदा नहीं कर सकता। तो ये वही जाहिर से बात है, मेरे एक वो शेर याद आ रहा था, लेकिन अभी वो भूल ही गई वो शेर और शायरी वीसी साहब के लिए मैंने एक डेडिकेट करना था वो। अच्छा। तो लेकिन जो है ना, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं और बयान करने के लिए कि सर के उसके हवाले से। ठीक। डॉक्टर साहब, मैटरनिटी होम खित्ते के लोगों के लिए क्या इस्लाहत ला रहा है, क्या कर रहा है? जी, मैटरनिटी होम जो हमारा है बेसिकली कंसेप्ट है वुमेन हेल्थ केयर सेंटर एंड मैटरनिटी होम। तो वुमेन हेल्थ के हवाले से जो हमारा विजन है, अभी सबका विजन है, मेरा भी वही बन गया डेफिनेटली, कि वुमेन हेल्थ में हमने नॉट ओनली द गायनोकोलॉजिकल हमने इसको डील करना है, वी हैव टू डील एवरीथिंग लाइक क्लिनिकल एज वेल एज एकेडेमिया। तो क्लिनिकल में हम गायनोकोलॉजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे पीड्स में कुछ होगा, उसमें कुछ रेडियोलॉजिकल फैसिलिटीज़ भी होंगी। साथ साथ में हमें कुछ सेमिनार्स, कुछ प्रिवेंशन टेक्निक्स स्ट्रैटेजीज़ इसमें हमने लेके आनी है। जैसे अभी हमने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बहुत सारा काम किया, हमने कोलैबोरेशन के साथ बीनों के साथ काम किया, जिसमें हमने यहाँ पे मोबाइल यूनिट एक लेकर आए थे। मैमोग्राम्स, व्हाट इज़ मैमोग्राम? मैमोग्राम इज एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट बेसिकली। तो उसमें आपको फ़ौरन डिटेक्ट हो जाता लीजन, अगर आपको कोई कैंसर की ज़रा सा भी वो है तो आपको फ़ौरन डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन वो उसकी एज होती है जैसे 40 से अबव हम रिकमेंड किया जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इस प्लेटफॉर्म से। ठीक। मैडम, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने हेपेटाइटिस मुहिम शुरू की थी, उस बारे में बताएं। जी, हेपेटाइटिस मुहिम तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अभी चल भी रही है, और स्टार्ट जब लिया गया तो इसमें भी वीसी साहब का ही कंट्रीब्यूशन है। ये इनिशिएटिव भी उनके ही दौर में लिया गया कि आपको पता है हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है वो प्रिवेंट हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस बी है। अगर वो क्रॉनिसिटी में चला जाता है, हेपेटाइटिस सी में चला जाता है, तो फिर आपको सेरोटिक हो जाता है, लीवर बिल्कुल श्रिंक होना शुरू, इवन की कैंसर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी तब्दील हो सकता है, तो आपकी डेथ हो सकती है। बहुत सारे वजूहात हैं। तो अगर आप उसको बी को तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं ना, स्टार्ट में ही आप उसकी प्रिवेंशन के लिए आप वैक्सीन ले लें। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक आपको सदका जारिया के तौर पे एक इस तरह की मुहिम चलाई गई, जिसमें हमारे वर्दी वाइस चांसलर माशाल्लाह सक्सेसफुल हो गई, और टीम भी इसी तरह से, हमारी मेडिकल टीम में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है, हमारे सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, हमारा MLT है, इसमें लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी वाले, उन्होंने बड़ा एक मतलब कोर टीम थी जिन्होंने सार मिल के काम किया बेसिकली। कोविड-19 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने क्या किरदार अदा किया? कोविड-19 में भी बहुत सारा किरदार है। जाहिर सी बात, आपको पता है कोविड का एक फोबिया हो गया था कि अगर कोविड है तो दूसरा बंदा उसके पास बैठना है, बस अब इसकी तो मौत हो जानी है।
तो इतना सारा कुछ मतलब हमारे माशरे के अंदर खौफ फैल गया था। तो उसी दौरान आईयूबी ने भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले किया, जिसमें वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज़ हुआ यहाँ पे, कोविड वैक्सीनेशन 19। तो उसमें भी हमारे यहाँ पे सबको मतलब सहूलत फैसिलिटीज़ फराम हुई, और माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा एक रोल प्ले किया आईयूबी ने उसमें। ठीक, गायनी के हवाले से आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको कितना अरसा हो गया, और अपने क्लिनिक के हवाले से भी बताइएगा। गायनी के हवाले से मैं 2008 में मैंने भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में एज अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग स्टार्ट की थी अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर नाहीद फातिमा। तो शी वाज माय सुपरवाइजर देयर, और मैंने वहाँ पे की। उस दौर में तो ये लगा कि मैंने एक अनपेड ट्रेनिंग की और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद मैं मूव कर दिया 2009 में, एंड में मैं यहाँ आ गई। बिलाल खान जो हमारे वाइस चांसलर थे उस वक्त मेरी इंडक्शन हुई यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। मुझे बड़ा FCPS का था शौक, तो मैंने बल्कि रिसेंटली मैंने 2-3 इयर्स पहले FCPS पार्ट 1 भी किया, क्योंकि मुझे शौक था कि मैंने जी करना है। अच्छा। तो फिर मैंने वो DGO की ट्रेनिंग करके मैं आई IUB के अंदर। तो मेरी जो अंदर वाली एक जो होती है ना कि स्ट्रगल, नहीं मैंने पढ़ना कुछ मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग, जैसे पढ़ाई के दौरान कुछ है मिसिंग, तो मैं वो कंप्लीट करती रही। इन द मीन टाइम कोई MPhil का चल पड़ा, तो मैंने गैट दे दिया, वो पास हो गया, तो मैंने कोई MPhil में मेरा एडमिशन हो गया, वो मैंने कर लिया 2016 में, 14-16 वाले बैच में। तो उसके बाद मेरे सब ने कहा PhD कर ले। मैंने कहा नहीं, PhD नहीं करनी, क्योंकि हमारे PMDC से रिकग्निशन नहीं है इस तरह। तो मैंने FCPS की तरफ मूव किया, मैंने पार्ट 1 भी कर लिया। तो बाय द वे फिर मेरा वाइस चांसलर साहब की वजह से मैं एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे मेरा हो गया। सब ने मुझे, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरे फादर इन लॉ ने, सब ने कहा नहीं यू शुड परस्यू योर कैरियर इन एज नाउ PhD फार्माकोलॉजी। तो फिर मैंने उसका भी सोच लिया कि मैंने PhD में क्या करना है, इसको भी मैं लिंक करती हूँ रिप्रोडक्शन के साथ। आई हैव टू डू रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव फार्माकोलॉजी नाउ। तो मेरा अब वो है कि उसको मैं गायनोकोलॉजी से ही लिंक करूँ, ताकि मेरी जो अपनी एक स्ट्रगल थी उसको 2 in 1 कंबाइन किया जाए। ठीक। डॉक्टर साहब, एक खातून को सेहतमंद रहने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? खातून को सेहतमंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली आपकी हाइजीन है। जो बचपन से एक बच्ची को हाइजीन, वो आपकी हेल्थ हाइजीन के हवाले से मैं आपको कहना चाहूँगी, जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, बच्चियाँ जैसे होती हैं छोटी 12 से 11-12 में अब बालिग हो जाती हैं, तो उस वक्त माँओं को बहुत ज़रूरत है। स्कूल का बहुत रोल है इसमें, टीचर्स का बहुत रोल है इसमें, कि वो बच्चियों को सिखाएं व्हाट इज़ हेल्थ हाइजीन, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन क्या चीज़ें हैं। तो इनको आप देखें, ठीक है ना। हाइजीन में अगर आप वो नहीं करते हैं, देयर आर सर्टन डिजीज़ेज जो बच्चे उस वक्त, एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, वो एक जैसे हमारे नैपकिन यूज हो जाती हैं, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो भी इस तरह के केसेस देखे जाते हैं। बहुत कम होते हैं, लेकिन आपके रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत होते हैं इस तरह की चीज़ें। उसके हवाले से लाइफ स्टाइल मेजर्स, जैसे आजकल का हमारा दौर है कि कोई नेचुरल फूड पे नहीं है, सारे के सारे आपको पता है जंक फूड्स पे हैं। इवन माएँ भी इसमें चेंज हो गई, कुछ जी ऑर्डर करवा लें और आप मंगवाएं जी चीज़ें बाहर से, बर्गर्स, आप शॉर्मे एंड ऑल, ड्रिंक्स एंड ऑल। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चेंजेस आ गई बच्चियों के। आप उनकी फिजिक चेक करें, उनका लाइफस्टाइल की वजह से पहले ओबेसिटी शुरू हो गई, जो ओबीस होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। डायबिटीज़ की वजह से क्या हो गया, PCOS में चले गए बच्चियाँ, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, या डिजीज़, ठीक है। तो उसमें जो बच्चियाँ बार बार सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, वो बच्चियाँ बाद में इनफर्टिलिटी, बांझपन का एक इख्तियार करती हैं शेप। तो यही वाली वजह है कि आपको अपना डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मेजर्स एंड हाइजीन, तो मैं ये हर फीमेल, वेदर दे आर द ग्रोइंग इन स्टेज, एडोलसेंट स्टेज, वेदर दे आर इन द जैसे ग्रोन अप स्टेज हो गई, या फिर आप वो कंप्लीट एक औरत है, शादी के बाद मुकम्मल खातून है, तो उसका भी यही सारा पैगाम है कि ये सारी चीज़ें आप अपने लिए सेहतमंद होने के लिए करें। ठीक। मैडम, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ किन खवातीन को नहीं जाना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जैसे हो, पहले तो हमारा ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में एक डॉक्टर ही बता सकता है कौन सी खवातीन, देयर आर कंट्रा इंडिकेशंस फॉर दैट। जैसे सबसे पहले एक शॉर्ट लेडी है, शॉर्ट स्टेचर, ठीक है ना, उसका जो पेल्विस होता है उसको कहते हैं CPD, सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। वो हम खुद भी देखते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट उसको असेस भी करती है एग्जामिनेशन के थ्रू, या पहले हम एक्सरेज में भी देखा करते हैं कि उसमें कोई डिस्प्रपोर्शन है, कि वो बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक तो ये एक मतलब आपकी एनाटमी जो है डिस्टॉर्टेड है, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डायबिटिक है,
शादी के बाद उसको कंसीव कर लिया, डायबिटीज़ में समटाइम्स हो भी जाते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट कि आप ना ही जाए तो अच्छा है। कि बिग बेबी होना, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, जो डायबिटिक मदर्स के जो बच्चे होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं तो उनको भी हम देखते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो प्रेगनेंसीज हैं। उसके अलावा जो एक ऑपरेट हुआ, एक मदर का ऑपरेट हुआ, पहला सिजेरियन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जो ड्यूरेशन है, हमने एक ड्यूरेशन देखना है कि दूसरी प्रेगनेंसी कितने देर बाद हुई है। कुछ ऑल्दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर एक ऑपरेट होता है, सेकेंड कैन बी अ नॉर्मल वन, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, लेंथ, और कहाँ पे हुआ, किस सेटअप पे ऑपरेट हुआ था, किसने किया है, कहीं ये किसी कोइक्री सिस्टम में तो नहीं हुआ है, किसी अनट्रेन्ड बंदे ने तो नहीं किया, क्योंकि आपका जो स्कार होता है दैट कैन बी टर्न इन द रप्चर वन, यूट्रस रप्चर हो सकती है, बच्चा डेथ हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी वजूहात हैं, ये एक डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन नॉर्मल हो सकता है, कौन नहीं, किसका नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा मैडम, पाकिस्तान में ज़िचकी के दौरान बहुत ज़्यादा अमवात हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी जो अमवात है दैट इज़ पोस्टमार्टम हेमरेज, जैसे हम कहते हैं कि फ़ौरन डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाना, दैट कैन बी द प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी तो विद इन फिर उसमें आती है, सेकेंडरी इन द लॉन्ग टर्म के अंदर होगी। लेकिन उसी में वो भी क्यों हमारे पास होती है, उसके अंदर भी वजूहात हैं। यूट्राइन जो हमारा जो बच्चेदानी है, एटोनी, मतलब वो रिलैक्स होती है, वो कंट्रैक्ट नहीं करती प्रॉपरली, ठीक है। तो जब वो घरों में दाइयाँ करती हैं, देयर इज अ दाई हैंडलिंग केसेस, तो वो दाइयाँ, उनको प्रॉपर पता ही नहीं है टेक्निक्स, हाउ टू गेट द यूट्राइन कंट्रैक्ट कैसे करें। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स फॉर दैट, या देयर आर सर्टेन मेडिसिन फॉर दैट, कि उनको किस तरह से हम हैंडल करें। तो ये वजूहात हैं। उसके अलावा आपको पता ही है ह्यूमली हमारी बहुत सारे और भी हैं जो अब्यूज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है दैट इज़ पीपीएच, या फिर अनीमिया, जैसे आप बता रहे थे अभी कि अनीमिया, जहाँ पे खून की बहुत कमी होती है, तो उसमें भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। उनको पता ही नहीं होता आयरन, दे आर नॉट टेकिंग द आयरन सप्लीमेंट्स एंड ऑल। उनका कार्डियक फेलियर हो जाता है जब HB लेवल लेस दैन आपका 5 से नीचे चला जाता है, तो दे कैन गेट इनटू द फेलियर, हार्ट फेलियर। ठीक। मैडम, पैदाइश के बाद बच्चे को अमराज से महफूज रखने के लिए ख़वातीन को किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? जैसे कि इनके बच्चों का जो पैदाइशी के बाद उनकी वैक्सीनेशन होती है, फ़ौरन तौर पे बच्चे को वैक्सीनेटेड करवाएं आप। जैसे हमारी होती है ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस B होता है, DPT होते हैं, ये सारी एक पूरी की पूरी 9 मंथ्स तक एक पूरी वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है। उसके अंदर आपको शेड्यूल दिया जाता है 0 वीक, 3 पे, 10 पे, 14 पे वीक्स पे, तो पूरा एक कार्ड होता है, उसको ज़रूर फॉलो करें। उसको वैक्सीनेशन सेंटर में चले जाएँ, बच्चों को आप वैक्सीन करवाएं। पोलियो, जैसे आप देखें, पोलियो अभी तक हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यही हमारी नेग्लिजेंस है हमारे पेरेंट्स की हवाले से, वो प्रॉपर टाइम पे नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। ठीक। कम उम्री की शादी जच्चा और बच्चा के लिए कितना नुकसानदेह है या नहीं? जी है, बिल्कुल है। जैसे अभी हम इस्लाम में नो डाउट हम कहते हैं कि जो बालिग हो गए आप शादी करें, ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ हैं। जैसे अब बच्ची कम उम्र की है तो उसकी शादी हो जाती है, तो इसमें केसेस मैंने बड़े देखे हुए हैं। हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है बच्चियों को, वक्त से पहले जो बेचारी बिफोर 18 में चली जाती है और वो एक प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसमें हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है। हाइपरटेंशन लीड्स टू द, जैसे उनकी फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं बाद में, और अनकॉन्शियस हो जाती है, बच्चा डेथ हो जाती है, बच्ची की डेथ हो जाती है जो माँ बन रही होती है। तो इस तरह डायबिटीज़ और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डिजीज़ के साथ वो बच्चियों को इस तरह से सफ़र करना पड़ता है इन चीज़ों से। तो यही होता है कि आप बहुत जल्दी ना बच्चा करवाएं। चले 18 के बाद आप बच्ची इस स्टेज में चली जाएगी। ख़वातीन को गायनेकोलॉजिस्ट को कब दिखाना चाहिए? ख़वातीन को, जैसे आप इसमें भी 2-3 तरह के क्वेश्चंस है कि आप ख़वातीन प्री शादी मैरिटल है या अनमैरिड है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर तो वो अनमैरिड है तो उसमें तो ये होता है कि नो डाउट आपको ख्याल करना होता है, अपनी छाती का ख्याल करना है, ब्रेस्ट का। आजकल ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा आपको पता है रिस्क बढ़ चुका है। एवरी 8 में से 1 जो है ना एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एंड ब्रेस्ट कैंसर इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर। तो बच्ची जो ही ग्रो हो जाती है, जैसे 18 के बाद बच्ची होना शुरू हो, तो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ स्पेशली। उसमें भी आप एग्जामिन करना सीखें, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना सीखें। उसके अलावा आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जैसे आपकी साइकिल है, मंथली साइकिल है, तो उसको भी आप ध्यान से देखें कि आपका कहीं साइकिल रेगुलर है
कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, बहुत कम तो नहीं आ रहे हैं, कोई पेन तो नहीं हो रहा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मतलब उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। ये है शादी से पहले की चीज़ें, लेकिन जब शादी के बाद हो जाती है थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होना शुरू हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर का आपका डायबिटीज़ का, आपके और हवाले से भी देख, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर और चीज़ें भी मिक्स होती हैं। हाँ ठीक। मैडम हमल ज़ाया क्यों होता है? अच्छा, हमल के ज़ाया होने का भी है, जिस तरह से हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर लॉस एंड थर्ड ट्राइमेस्टर लॉस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉस जैसे यूजुअली हम कहते हैं इसमें फीटल कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, नॉर्मली हम इस तरह कहते हैं, ठीक है, कि जेनेटिक फीटल कॉज है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, कोई आपका इवन के समटाइम्स ये भी हमें देखा गया है कि मेल जैसे स्पर्म है उसके अंदर भी कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, तो जैसे हम उसका एनालिसिस करवाते हैं तो उसके अंदर भी कोई वीकनेस होती है, कोई उसका एबनॉर्मल चेंजेस होती हैं, स्पर्म के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंज होती हैं, तो वो वाली चेंजेस भी हैं। या कोई आपका जिस तरह से आपका मेनली जो है फीटल ओरिजिन का ही वो दिखाया गया है। हमल के 9 माह में कितनी बार चेकअप करवाना चाहिए? वैसे नॉर्मली तो आप देखे जाए तो 10-12 विजिट्स होते हैं, ठीक है, तो लेकिन ये डिपेंड करता है, हमारी ख़वातीन इतनी दफ़ा नहीं आती हैं, ठीक है, वो लेकिन जो एक बहुत ज़रूरी है, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कम से कम 1 से 2 मरतबा आएँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब इनिशियली जो आपके 3 महीने हैं, फिर आगे आपके 3 महीने उसको सेकंड कहते हैं, उसके बाद 3 उसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने एक स्कैन करवाएं ज़रूर पहले, फिर उसके बाद आपका एनॉमली स्कैन हो जाता है 18वें वीक के ऊपर। एनॉमली स्कैन मकसद ये होता है कि आपके कोई अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है बच्चे के अंदर, तो वो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, बहुत सारी और भी वजूहत होती है जो आपको उस एनॉमली स्कैन के अंदर बताया जाता है। कोई बच्चे के अंदर कोई कार्डियक हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, वो भी आपको बताया जाता है। क्यों? उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई एबनॉर्मल बच्चा है तो वी कैन टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी, टॉप कहते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बजाय कि उसको आप 9 मंथ लेके जाएं और एक माँ एक मेंटल टॉर्चर से गुजरे कि मेरा बच्चा एबनॉर्मल होने वाला है, तो उसको आप टर्मिनेट कर, और उसमें कोई इस्लाम का भी ऐसा नहीं है, दैट इज़ इंडिकेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाद में आप डॉपलर हैं, ग्रोथ स्कैन्स हैं, वो फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट आहिस्ता आहिस्ता बताती रहती है, ये भी स्कैन्स हैं। तो आप मंथली बेस पे भी चेक करवा सकते हैं, अदरवाइज आप 5 to 6-7 विजिट्स भी कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, हमल के बाद कुछ ख़वातीन हेल्दी हो जाती हैं, इसकी क्या खास वजह है? अब जैसे वो भी डिपेंड है कि देखिए हेल्दी होना हर एक के अपने बस में नहीं है, कुछ की जेनेटिकली भी है कि वो ख़वातीन जो है कुछ भी ना खाएं, ऐसे होता है हमारे पास। हम तो पानी पीते हैं, वो हवा लग जाती है तो हम मोटे हो जाते हैं। अच्छा। बेसिकली ये भी नहीं है कि आप हवा से ही मोटे हो जाएं। भाई आप अपना वर्कआउट करें, आप हर चीज़ को टाइम दें। अब ख़वातीन हमें कहेंगी मैम मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो सारा घर का काम करती हूँ, मैं एक्सरसाइज हो जाती है, उसके बाद तो मेरी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन वो भी जेन्युइनली दे आर गुड, करेक्ट कि उनका साथ ये होता है। वो इतना काम बेचारी थक जाती है, मेंटल टॉर्चर होती है, तो उनको एक्सरसाइज का कोई ध्यान नहीं रहता है। तो इसका यही है कि टाइमली आप मील लें, थोड़ा थोड़ा लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम निकालें, वो वाला टाइम नहीं जो आप घर में काम कर रही हैं। 10-15 मिनट्स आप अपने लिए निकालें जो आपके लिए हैं। बेशक आप लेट के करें घर में, आप बैठ के करें, आप बाहर करें, आप कहीं पे भी करें, दैट इज़ द थिंग। और सिजेरियन के बाद मोटापा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। वो क्यों? वो इसलिए कि ख़वातीन जो है ना मंजी पे बढ़ जाती हैं कि जी ऑपरेशन हो गया, अब तो उठना नहीं है। तो अर्ली मोबिलाइजेशन इज़ माई एडवाइस। इवन अगर आपका सिजेरियन भी होता है, यू शुड बी मोबिलाइज्ड एट एन अर्ली स्टेज, ताकि आप जब चल फिर लें तो आपका जो एक वेट और बॉडी स्ट्रक्चर आपका सही हो जाएगा। ठीक। मैडम, शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? ख़वातीन को किस उम्र में शादी करनी चाहिए? इस बारे में आपकी क्या तजवीज़ है, क्या कहना चाहेंगी? जी अच्छा, मेरा तो ये है ख़वातीन से, यू शुड गेट मैरिड बिफोर 30, क्योंकि हमारे जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि 30 ईयर्स ऑफ एज जो है ना, दैट इज़ हाई रिस्क मदर। क्यों? जैसे अभी मैंने डाउन सिंड्रोम कहा, एक बोला बच्चा, आपने भी इस तरह के केस देखे होंगे, उसका मेंटली थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी होती है। तो 30 ईयर्स के बाद क्या होता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा की आपकी इंसिडेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा। डाउन सिंड्रोम की मदर की जितनी एज होती है तो डाउन सिंड्रोम के इतने चांसेस बढ़ते हैं। 30-35 में आपको ज़्यादा बढ़ेगा, 40 में, 45 में, इस तरह से। अच्छा। तो 20 से लेके 30 ईयर्स इज़ द बेस्ट एज। तो अगर कोई अब पढ़ रही है, अब हमारे पास क्या माशरे में आ गए हैं कि बच्ची ने PhD करनी है, आपने देखा होगा, मैंने भी ये सारे केसेस देखे हैं। माँ बाप नहीं शादी कर रहे, बच्ची को बिठाते हैं, PhD करेगी तो शादी करेंगे। जब वो PhD करती है तो उस वक्त वो एज निकल जाती है,
तो बच्चियों को आप शादी करें, अगर आपका रिश्ता अच्छा आ जाता है तो आप शादी करें, बच्ची बाद में भी पढ़ाई कर सकती है। इफ शी इज विलिंग एंड शी हैज विल पावर, वो कहीं पे बैठ के पढ़ सकती है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक। डॉक्टर साहब, सी सेक्शन के जरिए बच्चे की पैदाइश के रुझान में क्यों इजाफा हो रहा है? जी जी, एक तो वही वाली बात के सी सेक्शन में, ये पहले भी मुझसे एक बोर्ड में किया गया यही वाला क्वेश्चन। अच्छा। जब मेरा अपना सीनियर मेडिकल ऑफिसर का बोर्ड था तो मुझे एक पैनलिस्ट में कि क्यों इसका इजाफा है। अच्छा। तो पहली बात यही है कि हम लोग, हमारे जो अब बच्चे हैं या हमारी जो अब खवातीन हैं, उनके अंदर कोई विल पावर ही नहीं है। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, देयर वाज नो एनी अदर ऑप्शन कि आपको एक और ऑप्शन मौजूद है कि आप सिजेरियन पे चले जाएं। देयर वाज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ नॉर्मल डिलीवरी। ऐसे था। तो हमारी माएँ, हमारे और बुजुर्ग जो थे, वो एक छोटी छोटी कुछ नॉर्मल टेक्निक्स होते थे, कोई ऑयल, कैस्टर ऑयल पिला लेना, कोई चीज़ें हैं, उसमें भी रोल है इनका। कोई चीज़ें, वो बूटी होती है एक, हमारे मिलती है मदीना पाक में, वो एक बूटी, वो भी इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख्वातीन इसको करती थी। कुरान पाक को पढ़ती थी, सूरत मरियम पढ़ती थी, इस तरह की चीज़ें। तो उनको पता था कि ये एक ऑप्शन है। बहुत कम होता था कि जब नहीं होगा तो दैट इज द फाइनल सी सेक्शन। अब क्या हो गया, अब तो जो इसका होता है ना, पावर बेयर करना, पेन करना, बर्दाश्त लेवल इज 0। आप अपनी इस वक्त देखें अपनी आवाम में, इस वक्त बर्दाश्त लेवल है ही नहीं। कोई भी आप देखें फीमेल्स के अंदर अब बर्दाश्त लेवल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। और उसी तरह से जो ही आपका पेशेंट भी खुद डॉक्टर को कहता है कि बस करिए जी, मेरे बच्ची को दर्द हो रहा है, आप ड्रिप बंद करें। अच्छा, ठीक है ना, अब ऑपरेशन करें आप जी। अच्छा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बनता गया। ठीक है, अभी भी आप देखिए बाहर के मुल्क में सिजेरियन नहीं हो रहे ज़्यादा, अब ये ट्रेंड बन गया। और इसमें आपको टाइम थोड़ा लगता है, आपके पैसे भी ज़्यादा आते हैं निस्बतन, आपके नॉर्मल डिलीवरी से काफ़ी निस्बतन बहुत ज़्यादा आपके ज़्यादा आते हैं पैसे। नॉर्मल डिलीवरी में तो आपको लोग थोड़े पैसे देते हैं कि ये तो यहाँ पे आपका अमाउंट, आपका बजट फ्रेंडली अच्छा आ जाता है। तो लोग जो है ना, खुद ब खुद, डॉक्टर भी जाहिर सी बात है, आप मुझे कहेंगे मेरा पे वो कर दें, बहुत कम डॉक्टर होंगे कि नहीं जी मैंने तो इसका नॉर्मल ही करना है। अदरवाइज डॉक्टर आपका सिजेरियन पे शिफ्ट हो जाता है, वो फौरन विदिन 24 आवर्स में आपका शिफ्ट पेशेंट घर। ठीक मैडम, क्या दुनिया भर में नॉर्मल डिलीवरी को माँ और बच्चे के लिए बेहतर समझा जाता है? बिल्कुल, अभी मैंने आपको यही बात की है कि हमारे जो बाहर वर्ल्ड, जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो लोग प्रेफर करते हैं कि बेबी शुड गेट डिलीवर्ड बाय नॉर्मल डिलीवरी। और वो अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल निज़ाम है। आप ये देखें कि नेचुरली आप बच्चा पैदा करते हैं, मदर आपके विदिन हाफ एन आवर 1 आवर वो घर चली जाती है। हाँ, कुछ चेंज हमने देखना, ख्याल करना है कि कहीं PPH ना हो, जैसे पोस्टमार्टम हेमरेज है, ब्लीडिंग हो, उन चीज़ों का ख्याल करना है। वो आप उनको भी बता सकते हैं ये चीज़ें हैं। अदरवाइज हम रखते हैं 4 आवर्स पोस्ट डिलीवरी, उसके अंदर हम के देखते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो लेकिन बच्चा देखिए, वो खुद अपना बच्चा संभालती हैं, वो अपना फीडिंग करवाती है, वो घर के छोटे मोटे काम अगले दिन दूसरे दिन करना शुरू करती है। तो वो डिपेंडेंसी जो है एक सिजेरियन की, और उसमें आप ये देखिए कितना ज़्यादा है, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ही ज़्यादा हैं, नो डाउट। तो हमारे मुल्क को भी यही करना चाहिए, हर एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर हो, जो भी हैं, हेल्थ वर्कर इवन होते हैं इसमें इन्वॉल्व, तो ये कि नॉर्मल डिलीवरी को पहले प्रेफर करें आप। ठीक, डॉक्टरी के हवाले से कुछ क्वेश्चन आपसे हो गए हैं, क्या ख्याल है कुछ पर्सनल क्वेश्चन किए जाएँ? जी बिल्कुल करें। मैडम, आपको अदब से कितना लगाव है और आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? अदब से तो एज सच तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एजुकेशन की तरफ से ही मेरा ज़्यादा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा नॉवेल्स वगैरह तो नहीं पढ़ती रही। लेकिन जैसे विलियम शेक्सपियर हो गए इंग्लिश के अंदर, या हमारे इकबाल, अल्लामा इकबाल की पोइट्री, और ये इनको मैं थोड़ा सा ज़्यादा, वो भी मेरे फादर की वजह से कि जब भी मैं कोई कॉम्पिटिशन्स होते थे तो कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेशन लेनी, तो पापा ने ज़रूर उसमें शायरी एक ज़रूर लिखना। अच्छा। जैसे हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये मैं इस सब के लिए कहना चाह रही थी बेसिकली उस टाइम पे। अच्छा। तो मतलब बहुत सालों के बाद इस तरह की आपको बहुत सारे कम लोग मिलते हैं ना, जो आपको चमन के अंदर आपको इस तरह मिलते हैं। इसी तरह मेरे बहुत सारे वजूद जन से हैं, तस्वीर कायनात में रंग, और ये इकबाल की शेर व शायरी, जैसे अब लब पे आत दी है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हिंदुस्तान वाला भी है। तो मुझे मतलब इकबाल की ज़्यादा शायरी जो है ना, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होता था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? देखिए, कामयाबी जो है, हम ये नहीं कहेंगे सक्सेस जिसको हम कहते हैं,
तो सक्सेस वो ये नहीं है कि जी आपको कामयाब हो गए, आप एक शोहरत हो गई, आपको एक इस तरह की चीज़ें हैं तो आई एम सक्सेसफुल। सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत चीज़ें होती हैं जो हर बंदा देख नहीं पाता है। तो मैं कहती सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट फॉर दोज हु आर फेलियर्स। जिसने फेलियर देखा होता है लाइफ के अंदर, वही उसका मजा उसको आता है सक्सेस का। ठीक है, तो वंस यू आर हैविंग अ फेलियर्स इन योर लाइफ, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी होपलेस, यू शुड ऑलवेज बी होपफुल फॉर दैट कि आप कोई उस फेलियर को कैसे आप उसको मात दें, किस तरह से आप उसको बार बार खड़े हो जाएं। जैसे हम तो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार में दाने रंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें। तो वही शहसवारी गिरते हैं ना, तो हमें बार बार हमें खड़ा होना है, तो फिर उसको हमने मुकाबला करना है, उस फेलियर को हमने आगे लेके जाना है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि आप नहीं कर सकते। सक्सेस तो वही चीज़ है जहाँ पे आप क्या ना बार बार गिर के भी आप खड़े हो जाएं। ठीक, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? बिल्कुल, सबका साथ है। देखिए, मैं अकेली तो मैं कोई कुछ नहीं कर सकती थी। सबसे पहले तो मेरी दुआएं हैं मेरे साथ, जिसमें माँ बाप की दुआएं हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है। जब तक वो आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट प्लानर। उनको पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। लेकिन हमारे उनकी शक्ल में माँ बाप, मेरे वालिदैन, तो बेशक मेरी मदर की डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज ओनली 10 इयर्स ऑफ एज, तो लेकिन उनकी दुआएं भी पीछे हैं। वो भी अपनी जैसी 2 माएँ मेरे लिए छोड़ के चली गई पीछे, बल्कि 3 माएँ, मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी खालाएँ 2, एक तो नहीं है, शी आल्सो डाइड फ्रॉम द कैंसर। तो वो अभी एक हैं, अभी मेरे मामू, मेरे ग्रैंड फादर, तो उनकी शक्ल में बहुत सारे लोग मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो उसके अलावा फिर शादी जब हो गई तो मेरे जो इन लॉज हैं, माई फादर इन लॉ, माई मदर इन लॉ, दे बोथ आर डॉक्टर्स, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। तो मेरे अपने हस्बैंड, ही इज़ एन कंसल्टेंट आई सर्जन इन द भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल। तो वो उनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। ही इज़ वेरी मच सपोर्टिव, उनका रोल बहुत ज़्यादा है। मेरे बच्चे, तो मेरी पूरी फैमिली एंटायर, इवन मेरे फ्रेंड्स, दे सपोर्टेड मी सो मेनी टाइम्स, यार ये करो ये करो ये करो। वो वेदर इन द इंडिया, वेदर इन द बांग्लादेश, वेदर इन द पाकिस्तान, तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड सर्कल के अंदर, बहुत सारे अमेरिका के अंदर है, दे सपोर्टेड मी ऑल द टाइम। एंड हमारे अब सारा जो क्रेडिट है IUB के अंदर, तो हमारे वर्दी वाइस चांसलर साहब का, जिनकी वजह से अब जो बाकी सक्सेस है, इनकी वजह से हमारे वो हुई है। ठीक, आपको टूरिज्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? जी, टूरिज्म तो मुझे बहुत पसंद है, घूमना फिरना, एंजॉय, क्योंकि अब जब तक आप नहीं जाते हैं, जब तक आप ये चीज़ें नहीं देखते, तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होता। तो मैं कहती हूँ हेल्दी बॉडी बियर्स अ हेल्दी माइंड। तो जब तक आप हेल्दी बॉडी नहीं होगी तो आपका माइंड भी हेल्दी नहीं होता है। तो यू नीड सम ब्रेक व्हेनेवर यू आर in a frustration or something like that, so you should go outside and you should enjoy। तो उस हवाले से मैं हमेशा, हमारा जब भी होता है तो फैमिली वाइज हम लोग यहाँ आउटस्कर्ट, जैसे मरी हो गया, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कश्मीर से है, तो वहाँ एक उस तरह का मुझे फैसिनेटिंग वो होती है, कुछ यादें वहाँ की मैं कैप्चर करती हूँ वो सारी, तो आई फील सो मच रिलैक्स। इसके अलावा भी जैसे पाकिस्तान के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी एंड ऑल, इन जगहों पे मैं गई हूँ, मुल्तान एंड ऑल, सारी जगहों पे। बहावलपुर में रह रही हैं, बहावलपुर के बारे में क्या तासरात हैं? देखिए, मेरा तो कभी कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं एक माउंटेन एरिया से एक पूरे डेजर्ट एरिया में शिफ्ट हो जाऊंगी। तो मैं आई नेवर एवर थॉट अबाउट कि मैं जनाब इस तरह का होगा, एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो। तो लेकिन वंस यू आर हेयर, मैं अभी भी ये बात कर रही हूँ कि मैंने टोटल चेंज देखा, कल्चरल चेंज। तो मैंने एक कल्चर, हमारा, मेरी मदर टंग, आई एम कश्मीरी एंड आई स्पीक कश्मीरी, और आई लव टू स्पीक कश्मीरी। तो मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, मैं कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, तो बहुत अब सराइकी, पंजाबी एंड ऑल, में सब कुछ आती है ये सारी लैंग्वेजेस। तो ये उस हवाले से जो था ना कि मैं मैंने बिल्कुल ट्रांसफ़र हो गया यहाँ के लोगों के साथ और गर्म इलाके के अंदर। तो लेकिन अडेप्टेबिलिटी, वही वाली बात है, योर नेचर शुड बी इन अडेप्टेबिलिटी मोड। तो जब आप उसको अडेप्ट करते हैं तो आपको कोई चीज़ वो नहीं लगती। अब मुझे लगता कि मैं तो यहीं की पैदाइश हूँ, मैं तो, मुझे नहीं लगता समटाइम्स कि मैं कोई अलग हूँ चीज़ें। तो आई लव बहावलपुर। तो बहावलपुर का भी मैंने यही सुना है, जो लोग यहाँ आते हैं वापस जाने का नाम नहीं लेते हैं। ठीक, मैं चाहूँगा कि आप कुछ सेंटेंस कश्मीरी में बोलें हमारे नाज़रीन के लिए। तो आप ये बता दीजिए कि पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कुछ आप कश्मीर में बताइएगा हमें। अच्छा, कश्मीर में बताएं? चले कश्मीर में तो यही है कि अच्छा,
आपको तो वैसे तो समझ तो नहीं आनी, कुछ लोगों को समझ आएगी कश्मीर के हवाले से कि मेलो गाजुक वारिया मतलब इस इंटरव्यू उस वारिया असल इंटरव्यू तो यथ मज सोरे क्रेडिट बदिम पन्निस वाइस चांसलर वर्दी वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर अथर महबूब तो तीन वजह है ये गस पॉसिबल कहें तो अलबत्ता अस हेको यथ प्रमोट करित ये कल्चर हेको रिसर्च इनोवेशंस हेको करित अगर इन कोलैबोरेशन विद करो इंटरनेशनल कंट्रीजन सतन ममालिकन सतन अगर कोलैबोरेट करो तो रिसर्च हेके बेहतर गसित तो मेन पैगाम तो यह कि अगर डिफरेंट मतलब वनकस कशर वन तर फिक्री कहें ये कशर मगर यम मे कशर बोजान कि बस वनकस ये मतलब मे वो ऑलमोस्ट 20 वरी ये मे भावलपुरस में रोजान तो मे कोर पान कश्मीरी कल्चर मेनटेन बस हेकान मतलब बोलित कश्मीरी कह तो अलबत्ता हेको अत मेनटेन कर रिसर्च टेक्नोलॉजीज क्लिनिकल हेको कर बेहतर अगर इन कोलैबोरेशन काम करो। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैडम, पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में एज ए एक्सपर्ट डॉक्टर क्या कहना चाहेंगी, क्या तबसरा है आपका? देखिए मैंने मेरा जो विजन है एक मैंने इंडिया से और एक पाकिस्तान को देखी और एक बांग्लादेश को भी देखी। तो मैंने एक बांग्लादेश में तो खैर मेरी ग्रेजुएशन थी लेकिन मैं यहाँ का और वहाँ का कंपेयर करना इसलिए वो इजी है कि मेरे अब बच्चे माशाल्लाह दे आर इन FSC एक में है एक 9th में है माशाल्लाह। तो कंपैरिजन थोड़ा सा होता है कि मेरा अपना क्या था और अब का क्या है, तो वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे कि बच्चे पे बहुत बर्डन है। मतलब फ्रॉम द क्लास 8 बच्चा जो है ना एकेडमीज़ और माएँ पागल हुई पड़ी हैं कि जी एकेडमीज़ बच्चों को भेजना है, उनकी प्री बोर्ड है जी, 9th बोर्ड है, 10th बोर्ड, 11 12 बोर्ड, फिर MD कैट है और बच्चे पागल हैं 6-7 साल के लिए तो वो पहले हैं और उसके बाद आप ग्रेजुएशन के दौरान पागल हो रहे हैं, MBBS में है या फिर आपका कोई और भी आप डिफरेंट में। तो इंडिया में थोड़ा सा मैंने डिफरेंट देखा है तो आई वॉज नॉट दैट मच स्ट्रेस्ड। मैंने इस दौरान मैं बहुत चीज़ें सीखी। जब मैं 6th के बाद गई तो हमारा कोई ऐसा बोर्ड नहीं था, हमारा 10th में बोर्ड था। मैं आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसको आप यहाँ पे फेडरल कहते हैं। तो दैट इज़ टफ, क्वाइट कंसेप्चुअल होता है। तो लेकिन हमें कोई अंडर प्रेशर नहीं थे, हम कोई इतने ट्यूशन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, नो डाउट। लेकिन हमारे 2 बोर्ड्स थे, 10th और 12th बोर्ड, और उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें हमारे वो 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के MCQs होते थे। यहाँ वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं इसमें इंग्लिश है, उसमें कोई और चीज़ें हैं। तो अब ये देखें कि मतलब अगर बच्चे को आपने पहले ही इतना प्रेशराइज किया, आगे वो और प्रेशराइज है, उसकी लाइफ तो फिर बाद में स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बच्चे कब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेगा, उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा तो ये है तालीमी इदारों से भी एक मैं बल्कि इसके ऊपर बहुत दफ़ा मैं करना चाह रही थी और इनिशिएटिव लें। आप बच्चे को इतना ना करें, बच्चे को आप बहुत बिल्डअप ना करें प्रेशर। बच्चे तो अब हमारे वैसे ही मोबाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा करिकुलर में ले आएँ, वेदर दे आर द फिजिकल एक्टिविटीज़, वेदर दे आर इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़। तो उनमें आप उनको ज़्यादा वो करें पार्टिसिपेशन, उनको बोलने का टाइम दें। वो एक खड़े होके 2 वर्ड्स तो बोलें। बच्चों में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, हर बच्चे के अंदर नहीं है, बहुत थोड़े हैं बच्चे, लेकिन हर बच्चा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। जो बच्चे और बच्चियाँ डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए आप किस तरह उनको मोटिवेट करेंगी? देखिए हर अब माँ बाप का अभी आजकल वो है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, और बच्चा भी अब यही चाहता है कि डॉक्टर के लिए जो एक बहुत बड़ा एक नो डाउट डॉक्टर शोबा ऐसा शोबा है जो इसको खिदमत करने का टाइम मिलता है, ह्यूमैनिटी को देखने का टाइम मिलता है। तो मेरा तो ये है कि बेशक आप डॉक्टर बने, देखें डॉक्टर शुड बी फर्स्ट, ही शुड बिहेव लाइक अ ह्यूमन। बहुत सारे डॉक्टर मैंने ऐसे भी देखे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, दे आर बाय प्रोफेशन, दे आर मेडिकल डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स, लेकिन दे डोंट बिहेव लाइक ह्यूमंस। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो पेशा आपका होना चाहिए तो उस तरह से आप वो करें कि आपका पेशेंट जो आएगा ना तो वो आप 90% वैसे ही आपके लहजे से, आपके कन्वेंस पावर से वो सही हो जाए। ठीक है, तो डॉक्टर बनना हर एक का है। तो उसके बाद स्पेशलिटी है, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को आप चूज़ करें। आप जो आपकी बाय प्रोफेशन जो आपका नेचर है आप उसी तरह का देखें। आप ये ना देखें कि आपका हिम्मत नहीं है गायनी करने की, आप गायनी कर रही हैं। गायनी इज़ अ टफ 24/7 जॉब। इसी तरह सर्जरी इज़ 24/7 जॉब। ठीक है, मेडिसिन भी है उस हद तक, लेकिन मेडिसिन में थोड़ा सा आपको कुछ टाइम मिलता है। तो आप वो वाली जॉब नेचर चेंज कर देखें। अगर आप ये वाली नहीं करते, आप पढ़ाने वाला सिलसिला करें, प्री क्लिनिकल साइड, जहाँ पे आप एज अ टीचर यू कैन टीच स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो वाली जो आप नेचर ऑफ जॉब है तो आप वही करें, वो बेटर रहेगा फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल एंड ऑल। ठीक,
आपको खानों में क्या क्या पसंद है, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? खानों में तो मैं बहुत स्पाइसी चीज़ें पसंद है वैसे तो। अच्छा। मतलब मैं वैसे बहुत ज़्यादा घर में भी मुझे यही कहा जाता है, ग्रीन चिलीज जो है ना, मैं तोड़ तोड़ के ऐसे खाने के साथ खा लूँगी चावलों के साथ, क्योंकि आई एम राइस ईटर। आपको पता कश्मीरी लोग जो है ना राइस पसंद करते हैं, वाइट राइस। अच्छा। हाँ, बिरयानी एंड ऑल आई डोंट लाइक दैट, बहुत कम मैं बनाती हूँ। आई एम अ गुड शेफ एज वेल। मैंने वो शादी के बाद सारी चीज़ें सीख ली थी यहाँ की पाकिस्तानी क्यूजीन। तो बिरयानी एंड एवरी डिश मुझे खुद होता है कि मैं खुद कुक करूँ, तो उसमें जायका है, उसमें चीज़ें हैं। जब तक मैं खुद ना पकाऊँ तो मुझे मज़ा नहीं आता बड़ी बड़ी डिशेस को। अच्छा। तो मैं वो मैंने यहाँ सीखी हैं। तो अच्छा। पाकिस्तानी की डिशेस जो हैं, तो कश्मीरी जो हमारा है दैट इज़ डिफरेंट क्यूजीन। कश्मीरी जो है हमारा, उसके अंदर गोश्त की ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। अच्छा। जिसको आप गोश्त को आप मौसल वो जो पैट उसे करते हैं ना, उसको कूटते हैं, मतलब ग्राइंडर नहीं होता वो, एक उस तरह का होता है, सिल टाइप होती है मतलब पत्थर की, तो उसके ऊपर कूटा जाता है। उसके ऊपर भी मैन पावर चाहिए कि उसको फ्रेश करें, उसके अंदर कोई वो ना हो जो गंद बलाई जैसे होती है ना उसमें। वो चीज़ें निकालें, फिर उसको बनाएं, आप कोफ्ता टाइप बनाएं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं कश्मीरी क्यूजीन। तो वो जाहिर सी बात है, मेरा एक टेस्ट है उनका, तो वो तो मुझे है। आई थिंक एवरीबडी विल लव दैट क्यूजीन। और जो भी बाहर से लोग आते हैं, दे ईट सो मतलब दे लव टू ईट कश्मीरी क्यूजीन। तो इसी तरह मुझे वो पसंद है, और स्पाइसेस भी पसंद है। जो दुनिया भर की जो जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे पसंद है बस खाने। साहिबा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं? मैं चाहूँगा आप डिटेल से बताएं। जी, हमारा जब से डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन हेल्थ एंड मैटरनिटी होम हुआ, तो उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वाइस चांसलर साहब ने दिए, जिसमें एक था सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रोजेक्ट था। अच्छा। कि हमने उस पर काम करना था कि हमने अवेयरनेस के हवाले से सेमिनार्स और मैमोग्राम्स वगैरह, जिस तरह से हमने कोलैबोरेशन के साथ काम किया, वो था। फिर उसके साथ साथ जब हमने इस पर काम करना शुरू किया, तो वी थॉट ऑफ द सर्टिफिकेशन कोर्सेज। तो वो हमने एक लॉन्च किए हैं विद मामा केयर फाउंडेशन, इंटरनेशनली एक सर्टिफाइड मामा केयर स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन के साथ काम करना। और उसका जो एम है वो ये है कि एवरी गर्ल, एवरी फीमेल जो फैकल्टी है, स्टूडेंट है, दे विल गेट एनरोल्ड इन द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कोर्स, जिसका ये होगा कि जब आपको पता होगा कि हाउ टू डू द सेल्फ एग्जामिनेशन। बेसिकली तो आपको तब पता चलता है कैंसर जब आपको 4th स्टेज पे चलता है, जब वो कैंसर डायग्नोस हो गया, फिर आपके पास थोड़ा टाइम होता है। तो उस वक्त भाग दौड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनेंशियली आप उस वक्त उतने स्टेबल साउंड नहीं होते हैं कि आप उसको बेयर कर सकते हैं एक्सपेंसेस को। अच्छा। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है, जैसे एक हेपेटाइटिस फ्री करना है, इसी तरह से आप एक ब्रेस्ट कैंसर को भी आप फ्री कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो आपकी पहली एक यूनिवर्सिटी होगी जो आप इसको टारगेट करें कि एवरी स्टूडेंट, एवरी फीमेल, वो पता चले कि उसको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से आप एक नॉर्मल और एबनॉर्मल छाती में जो कैंसर है किस तरह डायग्नोस हो सकता है, उसके अंदर कोई लंप है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है एबनॉर्मल, कोई स्किन चेंज तो नहीं हो रही है, कोई नोड्यूल फील तो नहीं हो रहा। तो इस तरह की बहुत सारी जो सिम्टम्स होते हैं उनको वो सिखाया जाएगा, किस तरह आपने पैल्पेट करना, कौन से डेज हैं जो आपके बेस्ट होते हैं उनमें आप देखें। तो ये एक कोर्स लॉन्च हो रहा, बहुत जल्दी इसको हम इनिशिएट कर रहे हैं कोर्स को। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो वाइस चांसलर साहब का एक और था, खुद को पहचानो प्रोग्राम। अच्छा। तो ये आपने शायद सुना होगा कि पंजाब पॉपुलेशन इनोवेटिव फंड एंड ग्रीन स्टार का एक कोलैबोरेशन वर्क था, जिसमें उन्होंने 20 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया कि एवरी यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड 20 मास्टर ट्रेनर्स, एंड आई वाज द फोकल पर्सन फॉर ऑल दीज जो भी हमारे प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। तो मास्टर ट्रेनर हमने तैयार किए 20, तो दे विल प्रोवाइड, और आगे से ट्रिकल डाउन ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई उनकी। उसमें क्या था एम, उसका ये एम था कि यू विल ट्रेन योर यूथ ओरिएंटेड, उसमें सारे मेल फीमेल हैं, कि अबाउट द फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स, मेथड्स, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, और बहुत प्री मैरिटल काउंसलिंग, जैसे शादी से पहले क्या काउंसलिंग ज़रूरत है, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने एक पाइपलाइन के अंदर आ रहे हैं। ये सारा कुछ इनिशिएटिव इस साहब की वजह से हुआ, तो वो फोकल पर्सन लगाते थे, हम शुरू हो जाते हैं काम करना। क्लिनिकल है को इसके तो बेहतर अगर इन कोलैबोरेशन काम करो। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैडम, पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में एज ए एक्सपर्ट डॉक्टर क्या कहना चाहेंगी, क्या तबसरा है आपका? देखिए, मैंने मेरा जो विजन है, एक मैंने इंडिया से और एक पाकिस्तान को देखी और एक बांग्लादेश को भी देखी। तो मैंने एक बांग्लादेश में तो खैर मेरी ग्रेजुएशन थी, लेकिन मैं यहाँ का और वहाँ का कंपेयर करना इसलिए वो इजी है कि मेरे अब बच्चे माशाल्लाह
दे आर इन FSC एक में है, एक 9th में है माशाल्लाह। तो कंपैरिजन थोड़ा सा होता है कि मेरा अपना क्या था और अब का क्या है, तो वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे कि बच्चे पे बहुत बर्डन है। मतलब फ्रॉम द क्लास 8 बच्चा जो है ना, एकेडमीज़ और माएँ पागल हुई पड़ी हैं कि जी एकेडमीज़ बच्चों को भेजना है, उनकी प्री बोर्ड है जी, 9th बोर्ड है, 10th बोर्ड, 11, 12 बोर्ड, फिर MD कैट है और बच्चे पागल हैं। 6-7 साल के लिए तो वो पहले हैं, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन के दौरान पागल हो रहे हैं, MBBS में है या फिर आपका कोई और भी आप डिफरेंट में। तो इंडिया में थोड़ा सा मैंने डिफरेंट देखा है। तो आई वॉज नॉट दैट मच स्ट्रेस्ड। मैंने इस दौरान मैं बहुत चीज़ें सीखी। जब मैं 6th के बाद गई तो हमारा कोई ऐसा बोर्ड नहीं था, हमारा 10th में बोर्ड था। मैं आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको आप यहाँ पे फेडरल कहते हैं। तो दैट इज़ टफ, क्वाइट कंसेप्चुअल होता है। तो लेकिन हमें कोई अंडर प्रेशर नहीं थे, हम कोई इतने ट्यूशन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, नो डाउट। लेकिन हमारे 2 बोर्ड्स थे, 10th और 12th बोर्ड, और उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें हमारे वो 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के MCQs होते थे। यहाँ वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं इसमें इंग्लिश है, उसमें कोई और चीज़ें हैं। तो अब ये देखें कि मतलब अगर बच्चे को आपने पहले ही इतना प्रेशराइज़ किया, आगे वो और प्रेशराइज है, उसकी लाइफ तो फिर बाद में स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बच्चे कब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेगा, उसकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा तो ये है तालीमी इदारों से भी मैं बल्कि इसके ऊपर बहुत दफ़ा मैं करना चाह रही थी, और इनिशिएटिव लें आप, बच्चे को इतना ना करें, बच्चे को आप बहुत बिल्डअप ना करें प्रेशर। बच्चे तो अब हमारे वैसे ही मोबाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा करिकुलर में ले आएँ, वेदर दे आर द फिजिकल एक्टिविटीज़, वेदर दे आर इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़, तो उनमें आप उनको ज़्यादा वो करें पार्टिसिपेशन, उनको बोलने का टाइम दें। वो एक खड़े होके 2 वर्ड्स तो बोलें। बच्चों में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, हर बच्चे के अंदर नहीं है, बहुत थोड़े हैं बच्चे, लेकिन हर बच्चा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। जो बच्चे और बच्चियाँ डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप किस तरह उनको मोटिवेट करेंगी? देखिए, हर अब माँ बाप का अभी आजकल वो है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, और बच्चा भी अब यही चाहता है कि डॉक्टर के लिए जो एक बहुत बड़ा एक नो डाउट डॉक्टर शोबा ऐसा शोबा है जो इसको खिदमत करने का टाइम मिलता है, ह्यूमैनिटी को देखने का टाइम मिलता है। तो मेरा तो ये है कि बेशक आप डॉक्टर बने, देखें डॉक्टर शुड बी फर्स्ट, ही शुड बिहेव लाइक अ ह्यूमन। बहुत सारे डॉक्टर मैंने ऐसे भी देखे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, दे आर बाय प्रोफेशन, दे आर मेडिकल डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स, लेकिन दे डोंट बिहेव लाइक ह्यूमंस। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो पेशा आपका होना चाहिए, तो उस तरह से आप वो करें कि आपका पेशेंट जो आएगा ना, तो वो आप 90% वैसे ही आपके लहजे से, आपके कन्वेंस पावर से वो सही हो जाए। ठीक है, तो डॉक्टर बनना हर एक का है। तो उसके बाद स्पेशलिटी है, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को आप चूज़ करें। आप जो आपकी बाय प्रोफेशन, जो आपका नेचर है, आप उसी तरह का देखें। आप ये ना देखें कि आपका हिम्मत नहीं है गायनी करने की, आप गायनी कर रही हैं। गायनी इज़ अ टफ 24/7 जॉब। इसी तरह सर्जरी इज़ 24/7 जॉब। ठीक है, मेडिसिन भी है उस हद तक, लेकिन मेडिसिन में थोड़ा सा आपको कुछ टाइम मिलता है। तो आप वो वाली जॉब नेचर चेंज कर देखें। अगर आप ये वाली नहीं करते, आप पढ़ाने वाला सिलसिला करें, प्री क्लिनिकल साइड, जहाँ पे आप एज अ टीचर यू कैन टीच स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो वाली जो आप नेचर ऑफ जॉब है, तो आप वही करें, वो बेटर रहेगा फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल एंड ऑल। ठीक, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? खानों में तो मैं बहुत स्पाइसी चीज़ें पसंद है वैसे तो। अच्छा। मतलब मैं वैसे बहुत ज़्यादा घर में भी मुझे यही कहा जाता है, ग्रीन चिलीज जो है ना, मैं तोड़ तोड़ के ऐसे खाने के साथ खा लूँगी चावलों के साथ, क्योंकि आई एम अ राइस ईटर। आपको पता कश्मीरी लोग जो है ना राइस पसंद करते हैं, वाइट राइस। अच्छा। हाँ, बिरयानी एंड ऑल, आई डोंट लाइक दैट, बहुत कम मैं बनाती हूँ। आई एम अ गुड शेफ एज वेल। मैंने वो शादी के बाद सारी चीज़ें सीख ली थी यहाँ की पाकिस्तानी क्यूजीन। तो बिरयानी एंड एवरी डिश मुझे खुद होता है कि मैं खुद कुक करूँ, तो उसमें जायका है, उसमें चीज़ें हैं। जब तक मैं खुद ना पकाऊँ तो मुझे मज़ा नहीं आता बड़ी बड़ी डिशेस को। अच्छा। तो मैं वो मैंने यहाँ सीखी हैं। तो अच्छा। पाकिस्तानी की डिशेस जो हैं, तो कश्मीरी जो हमारा है दैट इज़ डिफरेंट क्यूजीन। कश्मीरी जो है हमारा, उसके अंदर गोश्त की ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। अच्छा। जिसको आप गोश्त को आप मौसल वो जो पैट उसे करते हैं ना, उसको कूटते हैं, मतलब ग्राइंडर नहीं होता वो, एक उस तरह का होता है, सिल टाइप होती है मतलब पत्थर की, तो उसके ऊपर कूटा जाता है। उसके ऊपर भी मैन पावर चाहिए कि अच्छा। उसको फ्रेश करें, उसके अंदर कोई वो ना हो जो गंद बलाई जैसे होती है ना, उसमें वो चीज़ें निकालें, फिर उसको बनाएं, आप कोफ्ता टाइप बनाएं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं कश्मीरी क्यूजीन। तो वो जाहिर सी बात है, मेरा एक टेस्ट है उनका, तो वो तो मुझे है। आई थिंक एवरीबडी विल लव दैट क्यूजीन। और जो भी बाहर से लोग आते हैं, दे ईट सो
मतलब दे लव टू ईट कश्मीरी क्यूजीन। तो इसी तरह मुझे वो पसंद है और स्पाइसेस भी पसंद है। जो दुनिया भर की जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो मुझे पसंद है बस खाने। अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, और आपकी फैमिली बावलपुर में है या कश्मीर में है? देखिए मेरी फैमिली तो दोनों तरफ है ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने व्हाट्सएप पे भी बनाई हुई कश्मीर फैमिली एक, कश्मीर फैमिली दूसरी फैमिली है। तो मेरी फैमिली दोनों तरफ है। देखिए अच्छा। मैं तो डिवाइड हूँ, तो जब तक मैं उनसे भी ना बात करूँ आई फील इनकम्प्लीट कश्मीर। ये तो शुक्र मैं अदा करती हूँ सोशल मीडिया का कि मेरे बैरियर्स कम हो गए। अदरवाइज मैं तो बहुत फील करती थी लो जब मेरी बात नहीं होती, शक्लें नजर नहीं आना। वंस अपॉन अ टाइम तो आप उस पे करते थे ना, कॉलिंग कार्ड्स होते थे तो आपको नजर आते थे वो गिर रहे हैं यूनिट्स, तो उसमें बहुत कम टाइम होती थी बात। तो अब तो आई एम थैंकफुल फॉर दिस सोशल मीडिया की शक्लें नजर आ रही हैं। अब ऐसे लगता है कि आप तो सामने बैठे हुए हैं, लाइव बात हो रही है, ऐसे नहीं लग रहा कि मुझे कोई डिफरेंस है, बस एक बॉर्डर का डिफरेंस है। इंडिया और पाकिस्तान के जरा थोड़ा से ताल्लुकात तो ये शुरू से ही खराब है और ये कभी पता नहीं अभी हम सही होने कभी नहीं, इसको हम पॉलिटिकल को नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो मेरी जो वहाँ की फैमिली है, मेरे फादर है, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, 2 बहनें हैं, तो मेरी खाला, मेरी मामू, मेरे चाचू सारे सही हैं, वहीं पे हैं। आपका विजिट होता रहता है? अभी मैं रिसेंटली गई थी 2022 सितंबर में, तो उस वक्त मैं 1.5 मंथ वहाँ मैंने स्टे किया था। फिर उसके बाद अब बहन भी आई थी रिसेंटली, मतलब आना जाना लगा। मैं कम जाती हूँ लेकिन वो लोग बहुत माशाल्लाह वो लोग आते रहते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मेरी जो आइडियल पर्सनैलिटी है वैसे तो मेरे फादर हैं, तो क्योंकि मेरे फादर ने मुझे मतलब इस काबिल बनाया कि मैं इस वक्त अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर मैं इस वक्त हूँ कुछ, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय फादर। वो एक वक्त ऐसा था, नो डाउट मैं थोड़ी सी वो हो जाती थी, मेरे पापा ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा, मतलब वो हो गया, जुल्म हो गया, दिस एंड दैट जैसे होता है। तो मैं उस टाइम, लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल था, दिस वाज ऑल, मतलब मेरे पापा तो मेरे लिए काम करते थे। तो उसके साथ जो है मेरे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स उनका वो भी हैं, तो वो मेरे उस तरफ से तो वो हो गए ना मेरे यहाँ। फिर शादी के बाद मेरे फादर इन लॉ ही इज़ वेरी मच सपोर्टिव, डॉक्टर अजहर खान, वो माशाल्लाह ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर, मतलब जस्ट लाइक यू मैं फादर ही कहूँगी। ही इज़ वेरी इंस्पिरेशन टू मी माशाल्लाह, ही इज़ अ डबल डॉक्टरेट एज वेल। तो मुझे भी उन्होंने लगा दिया पीछे, नहीं जी तुम भी इसमें करो काम। तो ये सारी मेरी सपोर्ट्स हैं और बहुत सपोर्ट सिस्टम है, नो डाउट मेरे हस्बैंड ऑल्सो। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, तुलबात को सेहत के हवाले से एज अ डॉक्टर क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? सबको मेरा यही मैसेज होगा कि अपना सेहत का ख्याल करें। देखिए सेहत अगर है तो एवरीथिंग इज़ देयर, अगर सेहत नहीं है तो कोई भी आपसे नहीं पूछता, कोई आपको इवन यू डोंट लाइक टू टॉक विद एनीवन। जब आपकी सेहत अच्छी नहीं होती है देखिए, तो उस वक्त आपको हर चीज़ मायूसी और उस तरह का लगता है। तो आपका ये दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको कोई और आपकी सेहत का ख्याल करेगा। तो अपने लाइफस्टाइल का ख्याल करें, अपनी एक्सरसाइज करें, अपना डाइट का ख्याल करें। ये एक ऐसा वेब है जिसको अगर आप पूरा मुकम्मल रखेंगे तो यू आर अ कंप्लीट। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो जाती है तो आपका इम्बैलेंस कहीं ना कहीं इधर उधर होना शुरू हो जाता है। तो वो अब आपके पास सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, तो आप उसको अच्छा बेनिफिशियल यूज़ करें, न कि आप उसको गलत करें। अब जैसे मेरा पैगाम स्टूडेंट्स के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए कि आप मोबाइल यूज़ को अच्छे वे में यूज़ करें। आप उसको देखें कि कौन से फूड आपके लिए अच्छे हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी है। बुक रीडिंग तो हमारे उससे गायब हो गई ना, बुक रीडिंग तो कोई पसंद नहीं करता, लिखना पसंद नहीं करता। आप ज़्यादा लिखें, आप ज़्यादा पढ़ें तो आपके अंदर शऊर आता है, ठीक है ना। तो लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। Once you are grown up, you should go for the reading and all. You should participate in the discussions and all. बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।